हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले एआईबी में आने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सीआरपीसी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिसीव द एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त की गई थी? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दोस्तों 25 जनवरी 1974 को प्राप्त की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1974। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 केम इनटू फोर्स। भारतीय दंड संहिता 1973 कब से परिवर्तन हुई, मतलब कि ये कब से लागू हुई थी? अब कुछ गलतियां ये मत करना कि 1973 है तो 1973 1 अप्रैल 1973 कर देना, नहीं। 1 अप्रैल 1974 इसका आंसर है, बी इसका आंसर है। ये आपके बेर एक्ट में नहीं मिलेगा, मगर ये ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। 1973 को तो ये राज्यसभा और लोकसभा में गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति, फिर लागू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा आपराधिक मामले का न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा आपराधिक मामलों का जो न्यायालय है दोस्तों हाई कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय, ये जो है उच्चतम न्यायालय है, जो सेक्शन 26A में देख सकते हो आप। सेक्शन 26 में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मत करना, हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोर्ट ऑफ सेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सत्र न्यायालय की, सेशन कोर्ट की स्थापना की जाती है। सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सबॉर्डिनेट टू। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होते हैं। सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सब किसके अंडर में आते हैं? ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं, ठीक है। 20 का आंसर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सीएमएम दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर में सीएमएम हो जाएगा, बाकी में सीजेएम इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 में देखोगे, सेक्शन 15 सीआरपीसी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बी अपॉइंटेड। लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, ये बाय स्टेट, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 20 का ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका आंसर है। बाकी यूपीएससी है, इसका एग्जाम लेती है। ये सेक्शन नंबर 24 में बताया गया है, सेक्शन 24 में सीआरपीसी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास द सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग। यहाँ पे लिखा, प्रथम न्यायालय मजिस्ट्रेट को न्यायालय से अनधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितनी अवधि तक का पनिशमेंट दे सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 ईयर, 3 वर्ष तक की अवधि तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस कब एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? पहला है, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, केवल संज्ञेय अपराध में। इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली, केवल उद्घोषित अपराधी को जो फरार हो चुका है, ठीक है। डेजर्टेड फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स ओनली, केवल सशस्त्र सेना का भगोड़ी, सशस्त्र सेना का जो भगोड़ा होता है उनके द्वारा। तो ये सभी है, ठीक है। इन सभी को बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड राइट टू अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, ठीक है। मतलब कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान जो जिसको गिरफ्तार किया गया है वो है अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का प्रावधान कहाँ पे बताया गया है कि वो मिल सकता है। भाई आपने अरेस्ट तो कर लिया है, आप पूछताछ के लिए, इंटेरोगेशन के लिए थाने में बुला रहे हो, पुलिस स्टेशन में बुला रहे हो, तो अपने एडवोकेट से मिल सकता है वो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 41D। सेक्शन 41D इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन। मतलब कि निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? मतलब कि भाई एक्यूज को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, अब उसकी टीआईपी कराई जाती है। क्या है? टीआईपी कराई जाती है। तो टीआईपी कौन से सेक्शन के अंदर कराई जाती है? सेक्शन नंबर 54A, ठीक है। 54A टीआईपी कराई जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्यूज को
और बाकी जिसके जो पीड़े होते हैं वे पहचानते हैं। टीआईपी के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑन 1973 अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ द वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर। इसका मतलब है भाई वारंट हो चुकी है, एनबीडब्ल्यू हो चुकी है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या हो सकता है, वो फरार घोषित कर दिया गया है। जब फरार घोषित किया जाता है तो क्या है, कौन से सेक्शन के अंडर किया जाता है, सेक्शन 82 धारा 82 के तहत उसको फरार घोषित किया जा सकता है, एब्सकॉन्डर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। इसका मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता की इस धारा के अंदर फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। जो व्यक्ति फरार हो चुका है उसकी संपत्ति की कुर्की कौन से सेक्शन में की जा सकती है, सेक्शन 83 में। 20 का आंसर है। सर्च वारंट, सर्च वारंट इज इशूड अंडर सेक्शन सीआरपीसी। कौन सी धारा के अंदर तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं, सर्च वारंट जो है सेक्शन 93 के अंडर। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी। इनमें से कौन सा अध्याय 9 के अधीन भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है। देखो, मेंटेनेंस, डिवोर्स वाइफ, तलाकशुदा पत्नी ले मांग सकती है। जुडिशियल सेपरेटेड वाइफ, न्यायिक रूप से जो अलग रह रही है वो भी मांग सकती है। एलिजिमेट चाइल्ड, अधर्मज संतान, ये भी मांग सकते हैं। मगर जो फिजिकली और मेंटली एबल अडल्ट सन होते हैं, जो 18 वर्ष प्लस होते हैं, फिजिकली और मेंटली सही होते हैं, वे नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, वे मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड। इसमें भी यही बोला है कि आप मेंटेनेंस कौन नहीं मांग सकता, भरण पोषण का कौन नहीं मांग सकता। देखो यहाँ पे पहले लिखा है डाइवोर्स्ड वाइफ। डाइवोर्स्ड वाइफ अभी किसी से मैरी नहीं की है, दूसरी शादी नहीं करी है, तो वो मांग सकती है। अनमैरिड सिस्टर क्या मांग सकती है, अनमैरिड सिस्टर नहीं मांग सकती है। ठीक है, बाकी सब मांग सकते। अडोप्टिव मदर, जो गोद लेने वाली माता, जिसने अपने बच्चे को गोद लिया है, वो माता भी मांग सकती है अपने बच्चे से। एलिजिमेट माइनर चाइल्ड, ठीक है, जो 18 वर्ष से कम है, माइनर है, वे भी मांग सकते हैं। मगर अनमैरिड जो सिस्टर होती है वो नहीं मांग सकती है। ठीक है, जो बहन होती है वो नहीं मांग सकती है मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस मे बी इशूड। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंदर अंतर्गत न्यूसेंस हटाने की सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में न्यूसेंस को हटाया जा सकता है, सेक्शन 133 में। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, न्यूसेंस को हटाया जा सकता है। अब लिखा है कि ऑर्डर पास्ड अंडर द सेक्शन 144 इज एनफोर्स्ड द ड्यूरेशन ऑफ जनरली कैन नॉट एक्सीड। मतलब कि धारा 144 के अधीन जो भी आदेश पारित किया जाता है वो कितनी अवधि तक, कितनी अवधि से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर है सी, 2 महीने से अधिक का। कहीं पे भी धारा 144 लग जाती है भाई, कहीं पे दंगे हो रहे, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे धारा 144 लगा दी, तो कितने मोर देन कहाँ तक नहीं हो सकती, वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड अंडर विच सेक्शन। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है FIR कौन से सेक्शन के तहत की जाती है, सेक्शन 154। धारा 154 के तहत FIR को रजिस्टर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू डायरेक्ट टू पुलिस टू इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस अंडर। एक मजिस्ट्रेट को किसी न्यायालय की विवेचना करने हेतु पुलिस को निर्देश जारी करने की शक्ति किसके अंदर आती है। भाई मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि भाई आप इस केस के अंदर या इस ऑफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करें, इन्वेस्टिगेशन करे, जो निर्देश दे सकते हैं सेक्शन 156(3). ठीक है, 156(3) के केस बहुत ज़्यादा डलते हैं, आपको पता ही है। 156(3) के अंडर मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर द 164। 164 के जो बयान होते हैं, 164 के संस्वीकृतियाँ होती है, कथनों को कौन अभिलेख करेगा। ठीक है, कौन रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट 164 के बयान करते हैं। पुलिस के अंदर जो होते हैं वे 161 के बयान होते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 कोड क्रिमिनल प्रोसीजर को इज कॉल्ड। सीआरपीसी के अंदर जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी एक रिपोर्ट देते हैं। पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं 173 को, उसको क्या बोलते हैं, चार्जशीट बोलते हैं। ठीक है,
चार्जशीट, आरोप पत्र। सी इसका आंसर हो जाएगा चार्जशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी मजिस्ट्रेट सेल डिसमिस द कंप्लेंट। कौन से धारा के अंदर मजिस्ट्रेट परिवाद को कोई भी कंप्लेंट जो दी जाती है कोर्ट के अंदर, उसके तहत वे मजिस्ट्रेट है डिसमिस कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर? इसका आंसर है सेक्शन 203, धारा 302 के धारा 300 सॉरी धारा 203 के तहत, ठीक है, 203 203 के तहत। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है अ केस कैन बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है, कौन से सेक्शन के तहत? इसमें लिखा भी देखो, जैसे कि जैसे मान लो 302 का मैटर आ गया, 302 का केस है, वो केस पहले कहाँ पे जाता है, उसकी चार्जशीट कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट क्या है, उसकी जब चार्जशीट आ जाती है उसके बाद मजिस्ट्रेट कमिटल कर देता है सेशन कोर्ट की तरफ, ठीक है। चार्ज लगाने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, सेशन कोर्ट, फिर वो केस कहाँ चलता है, सेशन कोर्ट में, ठीक है भाई। जो 7 वर्ष से जो ऊपर के जो केस होते हैं जिनमें पनिशमेंट होती है वो सेशन कोर्ट के वहाँ चलती है। तो 7 वर्ष हो गए यहाँ पे। तो कौन से सेक्शन में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेक्शन 209 एंड सेक्शन 323 के अंदर, धारा 209 और धारा 323 के अंदर अधीन, ठीक है, सेशन कोर्ट में कमिटल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। आरोप को जोड़ने अथवा परिवर्तन करने के लिए किस धारा में प्रावधान है? भाई जैसे चार्ज लगा दिया, चार्ज क्या लगा दिया, बहुत सारे सेक्शन लगा दिए चार्जशीट के अंदर, तो मजिस्ट्रेट क्या उस अकॉर्डिंग टू ऑफेंस को देखकर उसकी जो कहानी है, जो भी एविडेंस है, उसके अकॉर्डिंग उस चार्ज को कम भी कर सकते हैं, उस चार्ज को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। चार्जशीट को देख के जो एफआईआर में लिखा है, चार्ज को कम भी कर सकते हैं, चार्ज को बढ़ा भी सकते हैं, वो बाय आर्गूमेंट, जब आर्गूमेंट की जाती है, ठीक है। तो कौन से सेक्शन के अंदर है ये? सेक्शन 216, सी इसका आंसर हो जाएगा, सेक्शन 216 धारा 216 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बेलेबल ऑफेंस द बेल इज बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती है। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस जो होता है उसमें जमानत कौन दे सकता है, बेल कौन दे सकता है? बोथ। सी इसका आंसर है बाय पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट। पुलिस ऑफिसर भी दे सकते हैं थाने से, और न्यायालय भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 336 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 336 नहीं, 436, ओके, 436। अब लिखा है सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स विद। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 किससे संबंधित है? 437 है दोस्तों, नॉन बेलेबल ऑफेंस से संबंधित है। किससे? नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका आंसर बी, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराधों के मामले से संबंधित है। बेलेबल ऑफेंस 436, नॉन बेलेबल ऑफेंस 437। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन। अग्रिम जमानत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस धारा में वर्णित? अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल 438, ठीक है, 438। बोला कि विच कोर्ट विल ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने का अधिकार किस न्यायालय के पास है? 438 के तहत हम जा सकते हो ओनली इन हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है। तो इसमें सी इसका आंसर सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट में 438 के तहत जाते हैं, वहीं एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू ग्रांट बेल अंडर द सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। धारा 439 के तहत जमानत देने का जो अधिकार होता है किसके पास होता है? सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, बोथ। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, बोथ है। सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट के तहत आप कहाँ जा सकते हो? 439 के तहत आप बेल ले सकते हो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में, और 437 आपको पता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ले सकते हो। जब नहीं मिलती है मजिस्ट्रेट से, फिर आप वहाँ पे जा सकते हो अपील में। अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर में बी एक्सरसाइज्ड बाय। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 482, ठीक है,
482 के अंदर जो पावर जो दी गई है हाई कोर्ट को, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, बहुत सारी पावर है इनके पास। जैसे कि बताता हूँ, जैसे एफआईआर को क्वेश्चन कराना हो, एफआईआर को क्वेश्चन करना है, खत्म करना है, तो इनके पास भी पावर है ये वाली, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आने वाली है, देखते रहिए।